नमस्कार दोस्तों। देश के इतिहास में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। चार सबसे सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलामेश्वर, इनकी क्या मजबूरी पड़ी कि इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा और एक ऐसी चीज करनी पड़ी जो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। और इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जारी करी जा रही है, इनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है इनको डिफेम करने के लिए। उसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। इन चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट पिलर होता है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पे, कहा कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं, यानी जो भी पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल केसेस इनके पास आते हैं ये चुन चुन के बार बार ऐसे ऐसे जजेस को देते हैं जिससे कि फेवरेबल जजमेंट मिलेगा। ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। और जजेस ने कहा जो जस्टिस लोया का केस था वो टिपिंग पॉइंट था, यानी हद पार हो गई थी, लिमिट क्रॉस हो गई थी कि ये मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे। अब इन्होंने पहले और बहुत तरीके ट्राई करे, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करने की कोशिश करी, लेटर लिखने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से ये काम करने पे मजबूर हो गए। तो ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस थे जिनकी वजह से ये कदम उन्हें उठाना पड़ा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला केस था जस्टिस लोया की मौत का, जिसमें कि अमित शाह अक्यूज्ड हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। जिन लोगों को नहीं पता इस केस के बारे में, मैं थोड़ा डिटेल में ना जाते हुए आपको समराइज करके बता देता हूं। 2010 में अमित शाह जेल गए थे इन फेक इनकाउंटर के केस में, जिसके बाद इनको बेल हो गई थी। 2014 में इनकी सीबीआई कोर्ट में इसी मैटर को लेकर हियरिंग चलनी थी। पहले जज जो इस केस की हियरिंग कर रहे थे उनको तो ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरे जज थे जस्टिस लोया जी। इन्होंने काफी सारी डेट्स रखी कि इस दिन हियरिंग होगी, लेकिन उस दिन अमित शाह नहीं आए। बार बार ऐसा होता रहा और उसके बाद इन्होंने एक फाइनल डेट रखी दिसंबर 20, 2014 कि अब तो अमित शाह को आना ही पड़ेगा हियरिंग सुनने के लिए इस केस की। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि नवंबर 30, 2014 को जस्टिस लोया की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, एक अचानक हार्ट अटैक से हुई है, जो कि बहुत चौंका देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं है हार्ट अटैक का। इनके पापा मम्मी 85 ईयर्स की एज के हो रखे हैं और दोनों इस वक्त जिंदा हैं, कोई हार्ट अटैक का विक्टिम नहीं है। इनकी खुद की हेल्थ भी बहुत फिट एंड हेल्दी रहते थे, तो ये अचानक से हार्ट अटैक आना बहुत सवाल उठाता है। इसके बाद जो तीसरे जज आए इस केस की हेयरिंग करने के लिए, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ही अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया। तो जस्टिस लोया की मौत को नेचुरल डेथ बता दिया गया। काफी दिन तक जनता वही मानती रही। 2017 में कैरेवन मैगजीन ने जस्टिस लोया की फैमिली के साथ इंटरव्यू किया, जिसमें कि उन्होंने बताया उनकी फैमिली को नहीं लगता कि इनकी मौत नेचुरल कॉजेज से हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको 100 करोड़ की रिश्वत ऑफर करी गई थी अगर वो इस केस में फेवरेबल जजमेंट देते तो। त्यांना आमिषच होतं की 100 कोटी रुपये तुम्हाला देतो, तुम्ही ही पॉझिटिव्ह ऑब्जेक्ट केस आहे। मोहित शाह म्हणजे तो चीफ जस्टिस है। जस्टिस लोया खुद कहते थे वो बहुत अंडर प्रेशर हैं एक फेवरेबल जजमेंट देने के लिए इस केस में। अब कैरेवन की स्टोरी के बाद उनकी मौत को लेकर काफी सवाल उठे, जिसके बाद तहसीन पूनावाला ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी कि उनकी मौत पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना था इस पेटिशन को लेके जनवरी 12, 2018 को, जिसके बाद ये चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जनवरी 12 को और इन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने ये केस ऐसे बेंच को दे दिया है जो इस केस में फेवरेबल जजमेंट ही देगा, जो कि एक न्यूट्रल जजमेंट नहीं दे सकता। वो बेंच काफी लोअर ऑर्डर पे है, सीनियर जजेस को ऐसा केस देना चाहिए था लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। तो कौन है वो ऐसे जज जिनको ये जस्टिस लोया का केस दे दिया गया? ये जज हैं अरुण मिश्रा। इनका नाम स्पेसिफिकली तो नहीं लिया गया इन चार जजेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इनका नाम एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव ने टीवी इंटरव्यू पे काफी दिया। जो भी पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल केसेस होते हैं वो जस्टिस अरुण मिश्रा को दे दिए जाते हैं और इनके काफी सारे टॉप बीजेपी लीडर्स के साथ लिंक्स हैं। इनफैक्ट इन्होंने ओपनली ये कहा कि मैं एक्यूजेशन नहीं कर रहा हूं, ये सबको पता है कि अरुण मिश्रा बीजेपी के आदमी हैं। आप खुद ही सुनिए। You have to understand that Justice Arun Mishra, to whom the bench matter has been assigned, is known to have very clear political relations with BJP leadership. I have seen with my own eyes. It's not accusation. It is a fact. Everybody knows about it, and judge, I was present myself. और जैसा कि मैंने कहा कि इकलौता केस नहीं था जो कि चुन चुन के एक सिलेक्टिव जजेस को दिया जा रहा हो।
एक और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था सहारा बिरला डायरीज का, जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करप्ट होने का आरोप लगाता है। सहारा बिरला डायरीज में यह आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, सहारा बिरला से रिश्वत ली थी करोड़ों रुपए की, डायरेक्टली खुद रिश्वत ली थी उन्होंने। प्रशांत भूषण ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल करी कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह केस अरुण मिश्रा को फिर से दे दिया और अरुण मिश्रा ने कहा कि नहीं, हम तो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता कि यह केस इन्वेस्टिगेशन करने लायक भी है। इसके बाद एक और केस था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे खुद एक आरोप लगाया जा रहा था कि उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और यह केस भी अरुण मिश्रा को दे दिया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप खुद ही से ही सोच सकते हैं कि जैसे इन जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके कुछ घंटे बाद ही इनके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपोगेंडा कैंपेन क्यों जारी करी गई और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था। जाहिर सी बात है, हमारा बीजेपी आईटी सेल, सारे हमारे पेड भक्त ऑनलाइन ट्रोल आर्मी, हमारा टाइम्स नाउ, हमारे रिपब्लिक टीवी, हमारा गोदी मीडिया, सारे के सारे इन जजेस पे टूट पड़े। इन 4 जजेस को सब कोशिश कर रहे थे इन पे कीचड़ उछालने की, किसी तरह से इनको डिफेम कर दिया जाए, किसी तरह से यह दिखाया जाए कि इनके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, और बाद में यह भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम ये दिखा दें कि ये कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो बस कुछ जजेस अपने आपस में फाइट कर रहे हैं। और एक दिन के अंदर अंदर तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आने लग गए कि ये देखो भाई, हमारे जो 4 जजेस हैं ना, ये सारे गिल्टी हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल है, इनको लेफ्ट लिबरल मीडिया, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, पाकिस्तानी एजेंट, सीआईए एजेंट, सबके सब इन्हें फंड कर रहे हैं काम करने के लिए। हमारी 70 साल की कांग्रेस ये प्लान बना रही थी किसी तरह से अब हम पावर में वापस आ जाएं, इसलिए हम इन जजेस से ये बुलवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मतलब क्या, कहां से लॉजिक ले आते हैं ये लोग। तो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे, हमारे गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले, भाई ये तो अंदर की बात है, हमें आपस में सुलझा लेनी चाहिए, पब्लिक को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनल मैटर है जी। और क्योंकि इन जजेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है, मैं आपको इनके बारे में कुछ सच बताना चाहूंगा। जस्टिस चेलामेश्वर, ये इन 4 में से एक जज है। ये वही जज है जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है हर हिंदुस्तानी के लिए, हम सिटीजन्स के लिए। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बोला है, जहां पे कि गवर्नमेंट इनसे फाइट कर रही थी कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के पास। ये वही जज है जिन्होंने आधार कार्ड को बोला है कि आधार कार्ड जनता के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए, जनता की चॉइस होनी चाहिए आधार कार्ड चूज करने की। ये वही जज हैं जिन्होंने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अगर आपको पता नहीं आईटी एक्ट क्या है, तो ये वही एक्ट है, अगर आप फेसबुक ट्विटर पे किसी बड़े आदमी के खिलाफ लिखते थे, थोड़ा मजाक उड़ा देते थे, तो पुलिस आके आपको जेल में बंद कर देती थी, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करती थी। और यही जस्टिस चेलामेश्वर थे जिन्होंने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि ये वही जज हैं जिन्होंने अफजल गुरु और निर्भया के रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ाया। बिल्कुल सही है, ये वही जज हैं, लेकिन ये बताना भूल गए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की ये वही जज हैं जिन्होंने नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में मैंडेटरी करवाया। और जितनी भी जनता से मैं मिलता हूं, सब मानते हैं कि सिनेमा हॉल कोई जगह नहीं है नेशनल एंथम चलाने की। यहां पे आप शीला की जवानी आइटम नंबर्स देखोगे, उससे पहले खड़े होकर अपना पेट्रियोटिज्म दिखाओगे, ये कोई जगह नहीं होती। अगर ये पार्लियामेंट में करते या कोर्ट की हेयरिंग से पहले नेशनल एंथम मैंडेटरी करते तो फिर भी चलता। और दीपक मिश्रा ने एक और ऐसी जजमेंट ली है जो मुझे तो लगता है गलत है। इन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया। क्रिमिनल डिफेमेशन वही लॉ है जिसको बहुत मिसयूज किया जाता है आज के टाइम पे, कि आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो आप पे 100 करोड़ 1000 करोड़ के डिफेमेशन थोप देंगे। आम आदमी कभी भी उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते डिफेमेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रोपेगेंडा पेजेस चीफ जस्टिस गोगोई को टारगेट कर रहे हैं, ये कहकर कि उनके फैमिली रिलेटिव कांग्रेस में थे, लेकिन वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के पापा खुद कांग्रेस में थे। किसी तरह से इनको एक पर्सनैलिटी फाइट बनाने की कोशिश करी जा रही है जजेस के बीच में, लेकिन ये सच नहीं है। और वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के रेजिडेंस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए दिखे एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करने गए, तो वो कहते हैं कि मैं तो न्यू ईयर की बधाई देने गया था। यानी 13 जनवरी 13 दिन बाद न्यू ईयर के वो न्यू ईयर की बधाई देने गए थे। वाह। तो दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट ना हो।
कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू यहां पे यह है कि सरकार किसी ना किसी तरह से जुडिशरी के पिलर को गिराने की कोशिश कर रही है। हमारे 4 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। मीडिया तो पूरी तरह से टपक चुका है, मीडिया में कुछ नहीं रखा और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस डाल सके अपना। और ये पहला अटेम्प्ट नहीं है ये करने का। इससे पहले 2016 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ठाकुर थे, वो रो पड़े थे स्पीच देते देते मोदी जी के सामने कि हमारी जुडिशरी को बचा लो, हमारी जजेस की अपॉइंटमेंट में कमी हो रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने सारे जजेस के सामने एक स्पीच देते वक्त कहा कि जजेस के फोन टैप करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सरकार ने एक ऐसा लॉ भी लाने की कोशिश करी जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस जुडिशरी तक बढ़ा दें। वो लॉ था NJAC। ये लॉ सरकार को पावर देता था कि सरकार के पास ऐसा डिसीजन देने की पावर होगी कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर पाए। तो बेसिकली हमारी सरकार ही जजेस की अपॉइंटमेंट कर रही होती। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस में ना आइए। ये कोई अरे गहरे लोग नहीं बोल रहे हैं, ये कोई हमारे पॉलिटिशियंस या न्यूज एंकर नहीं बोल रहे हैं, ये टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाईएस्ट जजेस बोल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। और इनकी बात में अगर थोड़ा सा भी सच है तो ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे धन्यवाद।